गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग एसएसटी में भूगोल में चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा संसाधन यानी प्रकृति द्वारा जो निःशुल्क प्रदत्त है भूमि, उसका हम प्रयोग और उसका संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। आप लोग के जिन बच्चों के अभी भी एसएसटी में क्वेश्चन आंसर या चैप्टर पूरे नहीं हैं, वो ग्रुप में पूरा करके भेज दें, ठीक। अन्यथा उनकी जो उपस्थिति है वो मानी नहीं जाएगी और मैं आपके गार्जियनों से भी फ़ोन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है वो मृदा संसाधन है, सॉइल एज ए रिसोर्स। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीनीकरण मतलब इसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर मोटी परत बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम लोग मिट्टी को खुदवा देते हैं, मिट्टी को भट्ठे में दे देते हैं, घर बनवाने के लिए या अन्य कामों के लिए मिट्टी की ऊपरी परत देते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है 2, 4, 10 सेंटीमीटर, जितना जुताई होती है ट्रैक्टर से या रोटावेटर से, उतनी ही ज़मीन क्या होती है, उपजाऊ होती है। नीचे की जो ज़मीन होती है बच्चों, वो उपजाऊ नहीं होती है। इसीलिए हम लोगों ने देखा भी होगा कि बच्चों जिन खेतों की मिट्टी निकाली जा चुकी होती है या जिन खेतों की मिट्टी वर्षा के साथ या हवा के साथ बह के चली जाती है, उस मिट्टी की उपजाऊपन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। हम लोग बड़े आसानी से कुछ मिनट, कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिन की में ही उस मिट्टी के परत को, उपजाऊपन को समाप्त कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं या किसी माध्यम से हम उसको नष्ट कर देते हैं। लेकिन उसके बनने की जो प्रक्रिया है बहुत समय है, लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में। ऐसे मैंने प्राकृतिक संसाधन में बताया था। प्राकृतिक संसाधन में जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, प्राकृतिक गैस हो गया। मैंने आप लोग को क्लास में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ यानी आपका डीजल पेट्रोल और प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी वगैरह जो है, इसके बनने में बच्चों लाखों साल लग जाते हैं। तब जाकर ये कहीं मिट्टी के नीचे, समुद्र में या अन्य जगह, पहाड़ के नीचे, पठार के नीचे क्या होता है, ये आपका पेट्रोलियम और कोयला और अन्य पदार्थ बनते हैं। बनने का जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा होता है, निकालने का प्रोसेस है वो भी, लेकिन हम लोगों की जो खर्च करने का प्रोसेस है, यानी जो हम लोगों को पास ये बन के आ जाता है डीजल के रूप में, पेट्रोल के रूप में, प्राकृतिक गैस के रूप में, इसको हम लोग बहुत जल्दी खर्च करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो अनवीनीकरण यानी जिन्हें दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इनका क्या है, इनको हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं और इनके बनने की प्रक्रिया बहुत स्लो है और इनकी मात्रा भी क्या है, सीमित है। तो जिस तरीके से हम लोग इनको ख़त्म कर रहे हैं या इनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं बेतहाशा, तो आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है या भविष्य की पीढ़ी है, जो यानी जो हमारे भविष्य हैं, उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं क्या होगा, नहीं हो पाएंगी। समझ रहे हैं ना। इसीलिए यह पादप के विकास का भी माध्यम है, यानी पेड़ पौधे भी ज़मीनों पे होते हैं जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की कई प्रजातियों का पोषण भी करती हैं। अब पेड़ पौधे, घास के मैदान और तमाम प्रकार की झाड़ियाँ, इन सभी को ही स्थल पे रहने वाले या भूमि पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, खाते हैं और अपना पोषण करते हैं। मिट्टी बनने की प्रक्रिया में उच्चावच मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समतल, पठारी, पर्वतीय भाग का जो असमान वितरण है वही क्या कहलाता है, उच्चावच कहलाता है। उच्चावच मतलब कि जैसे अप डाउन, एक तीर, एक रेखा सीधी जाए और एक रेखा कर्क
कर्क में जाए यानी टेढ़ा मेढ़ा जाए, ऐसे जिगजैग टाइप का जाए, वो जिगजैग टाइप का क्या कहलाता है? उच्चावच। उच्चावच का मतलब ही है कि किसी भी देश की जो स्थिति है या भौगोलिक बनावट है वो एक समान ना होना। अब पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है बच्चों जिसकी स्थिति एक समान हो, वहाँ पे उच्चावच पाए जाएंगे। यानी कहीं किसी क्षेत्र में पठार, कहीं क्षेत्र में मैदान, कहीं पर्वतीय क्षेत्र, कहीं मैदानी क्षेत्र, ये सारी चीज़ें, कहीं नदियाँ, ये सारी चीज़ें रहती हैं। जनक शैल, जनक मतलब जो आपके चट्टान हैं, जैसे आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान हो, कायांतरित, 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है ना। वनस्पतियाँ, छोटे छोटे जो वनस्पतियाँ हैं वो हैं। जलवायु बहुत इम्पोर्टेंट है, जलवायु के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। और अन्य जैव पदार्थ और समय को मुख्य कारक माना जाता है। प्रकृति के बहुत सारे तत्व हैं, जैसे तापमान, तापमान का मतलब आपके जैसे गर्मी, ठंडक, बरसात, पतझड़, बहुत सारे। बहते जल की प्रक्रिया, आपके बहता जल आपका शुद्ध होता है जो पीने योग्य होता है। पवन, अगर 1 सेकंड, 1 मिनट, 2-3 मिनट से ज़्यादा अगर हम लोग को ऑक्सीजन ना मिले तो मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और इस कोरोना काल में तो ऑक्सीजन का मतलब ही लोगों ने सीख लिया है। जिस तरीके से हम लोगों ने बेतहाशा अपने लालच के वजह से, अपने स्वयं की सिद्धि के वजह से, स्वयं के लाभ के लिए वनों का हानि किया, पेड़ों को हानि पहुंचाया है, पर्यावरण को हानि पहुंचाया है, उसी का एक प्रकार का रिटर्न हम लोगों को प्रकृति दे रही है, वापसी गिफ्ट दे रही है हम लोगों को बच्चों। और अब हमें धीरे धीरे इस बात की समझ आ रही है, हमें, हमारे पूरे समाज को, कि अपने लिए जो किया गया, स्वार्थ में जो किया गया कार्य हो बहुत ज़्यादा दिन तक सफल नहीं होता है। और मुझे लगता है कि अब एक बार फिर से वो समय आने वाला है, या धीरे धीरे आ रहा है, कि हमें फिर से प्रकृति की तरफ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। नहीं कोरोना क्या, ऐसे कितने सारे कोरोना, कितने सारे प्राकृतिक आपदाएं, घटनाएं आती रहेंगी अगर हम लोग बहुत जल्द प्राकृतिक प्रेमी या प्रकृति के बारे में सोचना, उनके रख रखाव, उनकी रक्षा के लिए तैयार नहीं होते। ठीक। हिमनदी का मतलब पहाड़ों से निकलने वाली जो नदियां हैं। देखिए नदियां 2 प्रकार की होती हैं बच्चों, एक 12मासा यानी 12 महीने जल से भरी हुई नदियां, और एक क्या होती हैं, और एक सतत वहानी, एक असतत वहानी। सतत वहानी नदियाँ जिसमें 12 महीने जल रहता है, ये नदियाँ क्या होती हैं, हिमालय से निकलती हैं और हिमनदों से निकलने हुई नदियाँ होती हैं। इन नदियों में क्या होता है, बर्फ़ का पानी पिघल कर आता रहता है, जिसके कारण ये नदियाँ सूखती नहीं है। और जो असतत वहानी नदियाँ हैं, ये नदियाँ क्या होती हैं, इन नदियों में जल वर्षा के ऋतु में ही होता है, बाकी महीनों में नदियाँ सूख जाती हैं या पतले नाले के रूप में बहती हैं। अपघटन की प्रक्रिया है। अपघटन मतलब जैसे भूस्खलन, मिट्टी का खसकना, चट्टान का खसकना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अपघटन की क्रिया में कहलाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इत्यादि मिट्टी के बनाने की प्रक्रिया में अपना क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिट्टी में होने वाले जो रासायनिक और जैविक परिवर्तन है वो भी महत्वपूर्ण है। मृदा जो है जैव यानी ह्यूमस यानी वही जो आपका, जिसे हम लोग उपजाऊपन कहते हैं, या इसमें हम लोग जैसे जैविक खाद डालते हैं जिसमें आपके जो अच्छे जो कीटाणु होते हैं जो ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, वो सब चीज़ें माने जाते हैं। तथा अजैव दोनों तरह के पदार्थों से बनती है हमारी उपजाऊ मिट्टी। मिट्टी के निर्माण को निर्धारित करने वाले तत्वों में अनेक रंग, गहराई, गठन, आयु इत्यादि के साथ रासायनिक गुण भी होते हैं, भौतिक गुण भी होते हैं। इसके आधार पर भारत के मिट्टी को निम्न वर्गों में बांटा गया। देखिए मिट्टी एक तरह के है नहीं और इसे आसानी से पढ़ा जा सके, इसीलिए इसके समझने के लिए इसके उपयोगिता के आधार पर, इसके रंग के आधार पर, इसके पाए जाने वाले क्षेत्र के आधार पर भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक।
ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यानी मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में कई तरह के उच्चावच मैंने बताया। उच्चावच का मतलब वही अप डाउन, यानी कहीं पहाड़, कहीं समतल, कहीं पठारी, कहीं पर्वतीय क्षेत्र। भू आकृतियाँ, अलग अलग तरह की आकृतियाँ हैं, कहीं डेल्टा, कहीं यू आकार के, कहीं वी आकार की घाटी, कहीं, है ना, ये सारी आकृतियाँ हैं। जलवायु, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं सामान्य तापमान है। समुद्र के किनारे जितने भी आपके 9-10 राज्य हैं, करीब 11 राज्य हैं, उन राज्यों में अक्सर मौसम सामान्य रहता है। मुंबई में खासकर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन सभी कारणों में कई तरह की मृदाएं विकसित हैं। पहले जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, और मुझे लग रहा है भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का फैलाव है, जो क्षेत्रफल है, वो यही जलोढ़ मिट्टी का ही है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। यह हमारे देश का संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है, जहाँ हम लोग इस समय हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, वो जलोढ़ मैदान, ये जलोढ़ मृदा का ही रूप है। यह मिट्टी इसी मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण जो है वो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, इसमें आपका सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, मिट्टी के निक्षेपों से बना। निक्षेप क्या होता है? वर्षा ऋतु में जब नदियों में पर्याप्त मात्रा में जल हो जाता है और ये नदियां अपने मुहाने से और आगे बढ़ने लगती है, यानी इनका जो बहाव का क्षेत्र है वो भरकर मैदान में आ जाता है, तो इनके साथ जो मिट्टी है, मिट्टी जो कट के चली आती है, वही निक्षेप कहलाती है। और धीरे धीरे जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है और इनका जलस्तर घटता है, तो वो मिट्टी नदियाँ वही मैदानों में छोड़कर वापस चली जाती, पानी घट जाता है, तो इन्हीं को निक्षेप कहते हैं। और यही जो निक्षेपण होता है, यही जो मिट्टी रहता है, यही सबसे उपजाऊ होता है, ठीक है ना। एक सकरे मार्ग के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं, यानी उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद धीरे धीरे तो कुछ राजस्थान में भी हैं और कुछ गुजरात में भी हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। के क्षेत्रों में भी, डेल्टा क्षेत्रों में भी मृदा, इन क्षेत्रों में भी कुछ क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में या इन नदियों के द्वारा भी कुछ जलोढ़ मृदा का या जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है ना। जो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण करती है, पूर्वी तटीय मैदान यानी आपका पूर्वी तटीय कहाँ माना जाएगा? पूर्वी तटीय आपका माना जाएगा तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु वाले क्षेत्र जो हैं वो आपके जलोढ़ मिट्टी के उदाहरण हैं। जलोढ़ मिट्टी में सिल्ट, मृत्तिका के भिन्न अनुपात पाए जाते हैं। सिल्ट और मृत्तिका एक आपका जीवाश्म या कह सकते हैं रासायनिक तत्व है। रेत की भी कुछ इनमें अनुपात मिले होते हैं। जिस तरीके से हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाएंगे, नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की तरफ जाएंगे, तो मिट्टी के कणों का आकार क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। नदी के घाटी के ऊपर के भाग में, जैसे ढाल वाले भाग में, भंग के जो समीप जाएंगे हम लोग, तो मोटे वाले कण वाली मिट्टी पाई जाएंगी। ऐसी मिट्टियों को पर्वतीय की तलहटी में बने समुद्र बने मैदान जैसे द्वार, चो और तराई के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों या मृदा की पहचान उसकी आयु से निर्धारित की जा सकती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को दो प्रकार से, बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर यानी नया जलोढ़ मिट्टी, दो प्रकार में बांटा जाता है। बांगर मिट्टी में कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि खादर मिट्टी में इसकी मात्रा कम होती है। देखिए होता क्या है, जब भी वर्षा ऋतु आती है या बाढ़ आता है, तो जब नदी का पानी या नदी का जो जल है वो पुरानी जो पिछले वर्ष जो नदी बाढ़ आए तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो वो क्या कहलाता है? जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। जलोढ़ मिट्टी में बांगर कहलाता है। और खादर क्या होता है? खादर हर वर्ष नदियों द्वारा नया मैदान बनता है। खादर में हर वर्ष नदियाँ नया मिट्टी लाती हैं, और बांगर में जान लीजिए कि वहाँ तक वो जलस्तर नहीं पहुँच पाता, या किस ऊँचे के कारण या अन्य कारणों से, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा काफ़ी उपजाऊ होता है, नदियों द्वारा लाया गया है, इसलिए तमाम तरीके के इसमें जैविक पदार्थ जैसे आपका पोटास, मृदा, फास्फोरस चूनायुक्त होती हैं, जो गन्ने, चावल, गेहूँ आदि के लिए काफ़ी
उपजाऊ होती हैं। इसमें अन्य फसलें भी उगाई जा सकती हैं, जैसे मोटे अनाज, दालें की खेती भी ज़्यादा उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा में गहन कृषि का महत्व, गहन मतलब व्यापारिक कृषि की जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस मैदान में या इस क्षेत्र में उपजाऊ के लिए दबाव भी ज़्यादा पड़ता है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं ज़्यादा क्षारीय होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में मृदा का सही उपचार करके, सिंचाई करके उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। अगला जो है वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।